हेलो जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके पीवाईक्यू सीरीज़ की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइंस के पीवाईक्यूज़। तो पहला हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स के ऊपर, जिसका हमारा पहला चैप्टर होगा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स के मैं पीवाईक्यूज़ आपके लिए कराऊंगा। आपको करना ये है कि पॉज करके पहले उसको खुद अटेम्प्ट करना है, देन मैं उसका आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला हमारा जो पीवाईक्यूज़ है उसको आप देखिए। तो मैं आपके लिए पीवाईक्यूज़ बोलता रहूँगा, आपको स्क्रीन पर वो दिखाई देते रहेंगे। तो फर्स्ट पीवाईक्यू हमारा ये है, टू कॉन्वेक्स लेंसेज विद पावर 2 diopter are kept in contact with each other. The focal length of the combined lens system is option A 0.10 meter, option B is 2 meter, option C is 4 meter, option D is 0.25 meter. इसको पॉज करिए, अटेंड करिए, देन बैक। फिर मैं आपको कराता हूँ। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि हमारे पास दो लेंस हैं जो कि कॉन्वेक्स हैं और दोनों लेंस की जो पावर है वो 2 डायोप्टर है। इन 2 डायोप्टर के दोनों लेंसों को हमने कांटेक्ट में रखा है, तो जो कंबाइंड लेंस मिलेगा उसकी पावर कितनी होगी ये हमें बताना है। अब कंबाइंड लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दो लेंस है हमारे पास, तो दो लेंस हमारे पास कौन से हैं? वो हैं 2 डायोप्टर के। तो हमारा P1 भी 2 डायोप्टर का भी काम करेगा और P2 भी 2 डायोप्टर वाला ही काम करेगा। और कंबाइंड लेंस की पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = P1 + P2। ये फॉर्मूला तब होता है जब हमारे जो कंबाइंड लेंसेज होता है उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। अब यहाँ पर इसको हम देखें तो सीधे सीधे हमारे पास निकल कर आ जाएगा 2 + 2 4 डायोप्टर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। हमें बताना क्या है? हमें बतानी है फोकल लेंथ। तो अभी तो हमारा निकला डायोप्टर में इसकी पावर, क्लियर। अब फोकल लेंथ में कन्वर्ट करते हैं तो F = होता है हमारे पास 1/f और 1/p, मतलब F = 1/p और 1/p अगर आप इसको करेंगे तो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। तो एनडीए फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कम दिन रह गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का अंतिम अभ्यास बैच। ये अंतिम अभ्यास बैच आपका 8 अगस्त से शुरू हो चुका है, जो आपके एग्जाम आने तक चलेगा। अब इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिल रही होंगी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, और साथ में आपकी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस हो रही होगी और आपको यहाँ पर डाउट भी आपके सॉल्व हो रहे होंगे, जिससे आप इन दिनों के अंदर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एनडीए के एग्जाम में। इसके अलावा आपके लिए एक एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, जिसमें आप कोई भी अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफर के अंदर आपको ये होगा कि 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो यहाँ पर अगर आप 6 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 1 मंथ का, अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हैं तो आपको 3 मंथ का, और अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल जाता है। अब इस एक्सटेंशन से आपका ये होगा कि आप यहाँ पर अपने आगे आने वाले अटेम्प्ट को जो टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक अच्छा खासा कोर्स का टाइम मिल जाएगा, जिसमें अपनी तैयारी कर पाएंगे और साथ में आप यहाँ पर अपने 47% तक की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन में बेसिकली आप जितना पे कर रहे हैं आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी का कोई भी अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसके फायदे क्या होने वाले हैं वो आप समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। 1-on-1 मेंटरशिप होगी। 1-on-1 मेंटरशिप होने से फायदा ये होता है कि आप अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अपने मेंटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको एक सॉल्यूशन देंगे ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। देन अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ फोकस्ड टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्लस के जितने भी आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो इसके अंदर इंक्लूड होते ही हैं। साथ में आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, वो है आपका लाइव मॉक इंटरव्यू। तो यहाँ पर आप वीडियो मॉक इंटरव्यूज़ भी अपने दे सकते हैं, जिससे आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी जो ऑफर है आपके 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में है, तो इनको तो अवेल करें ही, और साथ में जो आपकी तैयारी हो रही है अंतिम अभ्यास बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बूस्ट करें और जाएं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो अनअकैडमी आपको इससे हेल्प कर रहा है, और अनअकैडमी के जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एपेक्स 10 कोड का अप्लाई करना है, तभी आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा होगा। और इस 10% के डिस्काउंट के अलावा आपको यहाँ पर मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफर का फायदा। तो जाएं अभी इसको 9 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में इस एक्सटेंशन ऑफर का फायदा उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सन इज ऑब्जर्व टू बी रेडिश व्हेन इट इज नियर द होरिजन, दैट इज इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिस इज बिकॉज। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि जो होरिजन पर जो हमारा सन होता है मॉर्निंग और इवनिंग में हमें रेडिश दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑप्शन ए इज रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, रेड लाइट इज मोस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, इट इज कलर ऑफ सन इन द मॉर्निंग और इवनिंग, और एंड हम आगे देखें तो अर्थ एटमॉस्फेयर एमिट्स रेड लाइट। तो पॉज कीजिए, आंसर दीजिए, देन बैक।
तो यहाँ पर देखिए, जब होरिजन पर हमारा सन होता है, ये हमारा अर्थ हो गया, और जब सन होरिजन पर होता है तो वो हमारे जो दोपहर का टाइम होता है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है हम तक आने में। अब ज़्यादा डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है तो सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट होती है, ठीक है। अब जब ये वाइट लाइट ट्रैवल करना शुरू करती है तो वाइट लाइट को एक लॉन्ग पाथ ट्रैवल करना होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में वाइट लाइट में पाई जाने वाली, यानी वाइट लाइट के अंदर जो कलर का कॉम्बिनेशन होता है वो 7 कलर्स होते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ द कलर क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और हमारे पास ऑरेंज और रेड कलर लगभग हमारे पास बचते हैं, और यही कलर बिना स्कैटर हुए, नहीं कम स्कैटर हुए हम तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से सन हमको रेडिश दिखाई देता है। तो रीज़न हमारा ये है कि एटमॉस्फेयर में रेड और ऑरेंज कलर का हम कह सकते हैं कि जो स्कैटरिंग है वो कम होती है। यहाँ पर आंसर्स में सिर्फ रेड को इंक्लूड किया गया है, तो रेड कलर की जो स्कैटरिंग होती है वो कम होती है, आपने पढ़ा होगा क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग कम होती है और रेड कलर हम तक पहुँचता है। इसी वजह से हमें होरिजन पर होने पर सन इवनिंग और मॉर्निंग में हमें रेडिश दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेड लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय एटमॉस्फेयर। क्लियर। क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला हमारे पास है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट इन्फिनिटी इज एट द प्रिंसिपल फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब पहला हमारा बोला है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर के सामने या कॉन्केव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज जो है वो हमें फोकस पर मिलती है, हाईली डिमिनिश्ड होती है और रियल मिलती है, इन्वर्टेड होती है। सेकंड हमारा है जो ऑप्शन वो है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो यहाँ हमसे बोला गया कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसके पैरेलल आने वाली जो लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या जो फोकस उससे डाइवर्ज होती हुई लगती हैं। ऑप्शन सी हमारा है द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डबल ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या किसी कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डबल होती है। ऑप्शन डी है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन चारों ऑप्शन को हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं आपको ऑप्शन डी से शुरुआत करता हूँ। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है कि अगर एक लाइट रे हमारी ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है बैंड। तो देखिए रेयर से जब डेंसर में कोई भी लाइट रे जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि रेयर से कहाँ जा रही है, वो डेंसर में। अगर मैं इसको रेयर मान लूँ और अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे रेयर से डेंसर में जाने पर वो बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। मतलब क्या होती है, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट नहीं है। फिर अब चलते हैं ऑप्शन सी पर। तो ऑप्शन सी ये कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की ट्वाइस है। तो ये रॉन्ग होता है क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है, जो रेडियस होती है वो आपकी फोकल लेंथ की ट्वाइस होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी पर चलते हैं, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो ऐसा नहीं होता है। हमारे पास अगर ये कॉन्केव मिरर है और इसमें अगर कोई लाइट रे इस तरह से हमारे पास पैरेलल आ रही है तो ये जो पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ही जाती हैं, डाइवर्ज नहीं होती हैं। फोकस पर वो मिलती हैं, ऐसे ही कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज नहीं होती हैं। तो ऑप्शन ए मतलब इसका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए है क्या, वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये एक कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो हमें मिलेगी फोकस पर, डिमिनिश्ड होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। तो देखो मैं मान लेता हूँ ये जो इन्फिनिटी से ही लाइट रेज आ रही हैं तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पर मिली है, फोकस पर। तो आपने देखा कि काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट था पर उसका ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो पॉइंट मिलेगी, पॉइंट के टाइप। ठीक है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगी। दूसरा, ये रियल इमेज होती है तो इन्वर्टेड भी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड बाय 8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द फोकस द नेचर ऑफ द इमेज वुड बी। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख ही रहे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्केव मिल जाता है मिरर और इस कॉन्केव मिरर का फोकस हमारे पास दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और हमसे बोला गया है, ये इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, चलो यहाँ पर मान लेते हैं कितना, 16 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। और फिर हमसे बोला गया है कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हमको रखा गया था इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब यहाँ पर पहले शुरुआत में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था
फिर इसको 8 सेंटीमीटर शिफ्ट किया जा रहा है। अब आप समझिए अगर ये 16 सेंटीमीटर ये 32 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है हमारे फोकल लेंथ की। अब ये जब शिफ्ट कर दिया गया तो ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पर आ जाएगा, नया जो प्लेस होगा ऑब्जेक्ट के 8 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे तो वो C और F के बीच में हो जाएगा। तो C और F के जब बीच में हो जाएगा तो हमें इमेज की बतानी है कि नेचर क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट C और F यानी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो यहाँ से एक लाइट रे जाएगी पैरेलल, तो वो फोकस से होकर जाएगी, और एक लाइट रे इस तरह से जाने वाली वो बाद में पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दोनों लाइट रेज जहाँ पर कट करती हैं, मीट होती हैं, वो पॉइंट ये मिलेगा, और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की इमेज मिलेगी तो वो आपको एक रियल इमेज मिलेगी और इन्वर्टेड मिलेगी। रीज़न इज़ दैट क्योंकि यहाँ से जो लाइट रेज आपकी चल रही हैं वो जाकर सही में यानी जो रियलिटी में उस पॉइंट पर मिल रही हैं, मिलती हुई अपीयर नहीं हो रही हैं, यानी अपीयर नहीं हो रही हैं तो वहाँ सही में मिल रही है, इसलिए इमेज जो आपकी होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो है वो रियल वाला ठीक है, लेकिन साथ में आपसे पूछा गया कि मैग्नीफाइड या रिड्यूस्ड, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और जो इमेज जो आपकी मिलेगी वो मैग्नीफाइड मिलती है इस कंडीशन में। हालांकि आपको डायरेक्ट कंडीशन ये याद होनी चाहिए कि C और F के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज जो मिलेगी वो रियल होगी, मैग्नीफाइड होगी और इन्वर्टेड होगी। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट यूज्ड अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, तो ये आपको पता ही होगा। तो पहले ऑप्शन आपके जो है C.V. रमन है, लॉर्ड रेले हैं, आइजैक न्यूटन है और S. चंद्रशेखर हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, सीधे सीधे आपको पता होगा कि जो आइजैक न्यूटन थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का यूज़ करा था सनलाइट के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में या पाने में। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लाइट रे, तो लाइट रे के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस में आपको बोलता हूँ, डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे। लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, बिल्कुल ठीक बात। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। रीज़न क्या होता है इसके पीछे का समझ लीजिए। रीज़न ये होता है कि लाइट की स्पीड का रीज़न ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हर मीडियम का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, लाइट ट्रेवल्स एट ऑलमोस्ट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड इन ईयर, तो वैक्यूम के अंदर ये स्पीड होती है, पर एयर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम के इक्वल ही लगभग होता है, तो इसमें भी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, यानी ऑप्शन बी भी आपका सही है। तो आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो अभी के स्टेटमेंट हमारे सही थे। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। लाइट स्पीड डाउन एज इट लीव्स अ वाटर सरफेस एंड एंटर्स द एयर, लाइट की स्पीड कम हो जाती है जब वो एक वाटर के सरफेस को छोड़कर एयर में आती है। तो समझना है वाटर हमारा कैसा है, डेंसर है, एयर हमारी कैसी है, रेरर है। तो जब भी कोई लाइट रे डेंसर से रेरर में जाती है, डेंसर से रेरर में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ जाती है तो यहाँ पर ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अगला हम देखते हैं लाइट स्पीड अप, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। एक तरीके से स्टेटमेंट आपका गलत है पर ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है आपको, स्टेटमेंट हमें गलत फाइंड आउट करना था तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलोगे तो यहाँ पर हमें बोल रखा है लाइट स्पीड्स अप व्हेन इट लीव्स अ ग्लास सरफेस एंड एंटर्स एयर, सेम है डेंसर से रेरर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा जो था वो सही होगा क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ ग्लास प्रिज्म स्प्लिट white light into different color, this phenomena is called dispersion of light by prism, which one of the following statement is correct, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को लेकर। बड़ा सिंपल से समझिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट उसमें आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं सिंपल से आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट बना दूं तो यहाँ पर अगर आपकी लाइट जाएगी तो आपको 7 कलर्स यहाँ पर मिलेंगे देखने को। तो यहाँ पर आपको 7 कलर जो मिलेंगे वो विप की ओर से शुरू होगा और आर आपका ऊपर जाएगा। क्लियर। अगर हमने इतना कर लिया तो आगे हम देख लेंगे क्या। समझिए, पहला ऑप्शन हमारे पास है रेड लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बताइए, यहाँ पर रेड लाइट ज़्यादा डेविएट हो रही है क्या? रेड लाइट का जो डेविएशन है वो ज़्यादा हो रहा है, तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि रेड लाइट आपको ऊपर मिलती है स्पेक्ट्रम में और वॉयलेट लाइट आपको नीचे मिलती है। इसका मतलब रेड लाइट का डेविएशन ज़्यादा नहीं होता है। फिर हमें दे रखा है वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज़्यादा होता है? बिल्कुल। तो वॉयलेट लाइट का डेविएशन ज़्यादा होता है और इसके पीछे का रीज़न रिफ्रैक्शन है, और ऑप्शन बी हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाता है। वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से जो इसका डेविएशन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वॉयलेट कलर के लिए किसी भी जो हमारा सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिस वजह से इसका डेविएशन भी ज़्यादा होता है।
क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका डेविएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। टिंडल इफेक्ट इज फिनोमिना ऑफ, तो टिंडल इफेक्ट ये कौन सा फिनोमिना है? ऑप्शन ए आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडियल पार्टिकल्स, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडियल पार्टिकल, और फिर आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। अब समझिए, सबसे पहले जो टिंडल इफेक्ट था, टिंडल इफेक्ट आपने क्लास 9th में या आपने कोलॉइडियल सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आपने सिंपल सा वहाँ पर देखा होगा कि जो टिंडल इफेक्ट होता है वो कोलॉइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। रीज़न आपका क्या होता है, कोलॉइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपको दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं कोलॉइडियल पार्टिकल्स, जिनका साइज आपका नॉर्मल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उससे ज़्यादा होता है। अब उनसे ज़्यादा होने की वजह से जब लाइट रे उन पर जाती है तो लाइट रे को पहले वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर डिफरेंट जो हमारे पास डायरेक्शन है उनके अंदर स्कैटर कर देते हैं। तो टिंडल इफेक्ट का रीज़न क्या है, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडियल पार्टिकल्स। तो कोलॉइडियल पार्टिकल्स की वजह से जो आपका स्कैटरिंग होती है वही इसके पीछे का रीज़न है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वहाँ पर हमें दिया है व्हेन अ लाइट बीम फॉल्स ऑन अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है, अ बैंड ऑफ कलर इज ऑब्टेन्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्डिंग या इन दिस रिगार्ड। तो हमसे बोला है कि कोई लाइट रे जब किसी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर आती है, इंसिडेंट होती है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो मतलब स्टेटमेंट है वो हमारा सही होने वाला है। तो स्टेटमेंट्स को देखते हैं और सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो रेड लाइट बैंड द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज ग्रेटेस्ट। क्या रेड लाइट ज़्यादा बैंड होती है? यार पीछे भी डिस्कस करा, रेड लाइट ज़्यादा बैंड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। रेड लाइट के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा लैम्डा होता है, लैम्डा ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, देन हमारा जो एन होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू भी जिसको बोलते हैं, वो हमारा नीचे की तरफ रेड टू वॉयलेट हमारा इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब जो रेड लाइट है उसका डेविएशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है हमारा, हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो रेड लाइट बैंड द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज लोएस्ट। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लोएस्ट तो होता है, ये बात तो ठीक है रेड लाइट का, समझ रहे हो ना। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट तो होता है, पर उसका डेविएशन मैक्सिमम नहीं होता, डेविएशन सबसे ज़्यादा नहीं होता है या सबसे ज़्यादा वो बैंड नहीं होती है। तो सीधी सी बात ये है कि लाइट रे बैंड ज़्यादा, जो रेड लाइट है वो ज़्यादा बैंड नहीं होती है, वो सबसे कम बैंड होती है। हाँ ये बात ठीक है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, पर एक उसके अंदर से बात गलत है, तो टोटल आपका ऑप्शन गलत ही रहेगा। फिर ऑप्शन सी, वॉयलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट लाइट इज ग्रेटेस्ट। ये कुछ सही है, कुछ नहीं, पूरा ही सही है। मतलब जो वॉयलेट लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। रीज़न क्या है कि जो वॉयलेट लाइट है उसके लिए आपका जो एम एन या म्यू यानी आप कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है या ग्रेटेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देन ऑप्शन डी जो आपका वो इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है कि उसमें आपको वी का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लोएस्ट बताया गया है, तो इसको चेक करके जाना। कई बार होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन जो डी है वो ऊपर दे रखा होता है, तो हम जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ में आ जाता है अरे हो गया, फिर लगा के आ जाते हैं, बाद में पता चलता है वो तो गलत है। तो ये सब देख के जाना कि पूरा ऑप्शन जब तक आप पढ़ ना लें तब तक आपको आंसर नहीं देना है। फिर हमारा क्वेश्चन है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर से हमें किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एक प्लेन मिरर से कैसी ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है, तो आप भी इसको करें। तो देखो प्लेन मिरर जो होता है वो हमारे पास नॉर्मल मिरर है जिसके अंदर हम रोज़ यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो इमेज मिलती है आपको समझ में आता है, क्या आप उस इमेज को आप उसका फोटोग्राफ ले सकते हैं उस इमेज का, मतलब फोटोग्राफ का मतलब किसी कर्टन वगैरह पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो इमेज हमारी कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। हम उसे किसी भी स्क्रीन पर बना नहीं सकते हैं। अब स्क्रीन पर बना नहीं सकते हैं तो इमेज हमारी कैसी हो जाती है, हमारी हो जाती है वो वर्चुअल। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हैं तो आपकी जो इमेज होती है वो इसके पीछे की साइड में मिल जाएगी, ठीक है, पर वो इमेज आपकी कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी, ठीक है। तो सबसे पहला वर्चुअल होती है आपकी इमेज, क्लियर। इरेक्ट होती है, देखो वर्चुअल होती है और सीधी होती है। जैसे आप खड़े होते हो वैसे ही तो खड़ी होती है इमेज। आपका सिर ऊपर है तो आपका वहाँ पर ही सिर ऊपर दिखाई देता है, और पैर नीचे है तो पैर नीचे ही दिखाई देते हैं, उल्टे नहीं दिखाई देते हैं। तो आपकी इमेज कैसी हो जाती है, वर्चुअल, इरेक्ट। तो देखो फाइंड आउट करो वर्चुअल और इरेक्ट किस में आ रहा है, बी में। इसके बाद क्या है, सेम साइज, तो साइज भी उसका सेम होता है। यानी मैं आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ आपको किस तरह से मिलती हैं एक प्लेन मिरर के अंदर बनी इमेज में। तो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला जो इमेज होती है उसका साइज सेम होता है। तो साइज क्या होता है, सेम होता है। यानी मैं आप बोल सकता हूँ HI इज इक्वल टू HO, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस, आप अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है
और ये हमारे पास एक तरीके से v है, तो u इज इक्वल टू v। क्लियर हो रहा है? u इज इक्वल टू v, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। दूसरा, इमेज जो हमारी होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी, ठीक है, और वर्चुअल के बाद कैसी होगी? इरेक्ट होगी। क्लियर? तो एक तो दोनों का साइज इक्वल होगा, दूरी भी दोनों की इक्वल होगी, यानी डिस्टेंस इक्वल होगा, साथ में इमेज हमारी कैसी होगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। अब आगे देखो, बात करते हैं अगर हम दूसरे की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें हमें दिया है द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज रियल एंड दस कैन बी फोटोग्राफ्ड, बी वर्चुअल एंड नियरर देन द ऑब्जेक्ट, सी वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्टेड, और डी आपका दिया रियल बट कांट बी फोटोग्राफ्ड। अब बड़ा देखो यहाँ पर दिक्कत है, पता है क्या होता है? आजकल चल रहा है ना, आप लोग भी सब मिरर सेल्फी लेते होंगे। अब मिरर सेल्फी के चक्कर में सब लोग सोचते हैं नहीं यार फोटोग्राफ तो हम ले सकते हैं ना, ये वाला ठीक है, क्योंकि मैं तो खुद फोटोग्राफ लेकर आया हूँ आज, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपका गलत है। रीज़न क्या है? यहाँ पर जो फोटोग्राफ का मतलब होता है, जो आपका वो नहीं है कि आप उस इमेज को सामने से पिक्चर ले रहे हैं। यहाँ पर फोटोग्राफ का मतलब ये होता है जो इमेज आपकी होती है बेसिकली, उस इमेज का किसी स्क्रीन पर बनना। अगर मैं इस तरह से फोटोग्राफ ले रहा हूँ तो मैं उसको ले रहा हूँ, पर अगर वो इमेज, समझिए ये मिरर है, क्लियर, ये मिरर है, इधर आप खड़े हुए हैं और इधर हमारा कैमरा है, अगर वो इस कैमरे पर आती, इस कैमरे के ऊपर अगर बन पाती, तब हम बोलते हैं कि उसकी फोटोग्राफ ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब इमेज की बात करते हैं और उसके फोटोग्राफ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मतलब इससे होता है कि क्या हम उस इमेज को स्क्रीन पर बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, तो वो देखा जाता है। क्लियर? तो उसकी फोटोग्राफ आप नहीं ले सकते। दूसरी बात यह है कि रियल नहीं होती, मैंने आपको बताया वर्चुअल होती है। फिर वर्चुअल एंड नियरर देन ऑब्जेक्ट, तो नियरर तो होती नहीं है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है। फिर वर्चुअल एंड लेटरली इन्वर्टेड, हाँ तो ये वाली आपको बात बता दूं मैं आपको, जो आपकी इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है एक प्लेन मिरर के अंदर। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपको राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट दिखाई देती है और लेफ्ट साइड आपको राइट दिखाई देती है। क्लियर? आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है, यानी इमेज वर्चुअल होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ रे ऑफ लाइट व्हेन रिफ्रैक्टेड सफर चेंज इन वेलोसिटी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट which one among the following statement is correct। तो जो एक लाइट रे है जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, ये बात सही है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ में हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसके संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो समझो, लाइट रे की स्पीड चेंज हो जाती है। क्लियर? पहला हमारा क्या है? वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द रे पासिस फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो देखो, ऑप्शन को डिस्कस करने से अच्छा मैं आपको सीधे सीधे बता दूं क्या है कि देखो, आप जब रेयर मीडियम में से डेंसर में जाते हो, ठीक है, तो लाइट जो होती है वो स्पीड अप हो जाती है। पक्का? नहीं, लाइट हो जाती है स्पीड डाउन। ठीक है, तो लाइट हो जाती है स्पीड डाउन। रीजन क्या है? क्योंकि जो रेयर मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम में उसके पास पास होते हैं, तो इस वजह से लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। दूसरा रीज़न आप ऐसे बोल सकते हैं कि रेयर मीडियम के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इस वजह से जो लाइट की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। क्लियर? और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, किससे? डेंसर से रेयर में जाती है, तो वो स्पीड अप हो जाती है, रीज़न क्या है? क्योंकि डेंसर से रेयर में जाती है तो उसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है, इस वजह से लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखता है जिसमें लाइट इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो सही होगा। तो ऑप्शन हमारा ए देखते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेज एज द लाइट रे पासिस फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर मीडियम। रॉन्ग, लाइट रे की स्पीड नहीं बढ़ती है जब रेयर से डेंसर में जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी, वेलोसिटी डिक्रीजेज एज द रे पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये भी ऑप्शन गलत है। वो कह रहा है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या स्पीड कम हो जाती है? नहीं, बढ़ती है। तो ऑप्शन सी देखो, वेलोसिटी डिक्रीजेज एज द लाइट रे या रे पासेस फ्रॉम अ रेयर टू डेंसर। तो ये हमारी बात सही है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है, स्पीड डाउन हो जाती है। क्लियर? तो ऑप्शन हमारा ये क्लियर सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसके अंदर दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। देखो, ये यार यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब मैंने 3 बार एग्जाम दिया है और उसमें से 3 में से 2 बार मुझे मिला है ये क्वेश्चन, तो यानी बार बार रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। क्या है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है? तो इसका ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टारलाइट। ठीक है, ऑप्शन बी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट फ्रॉम द ओशन सरफेस, फिर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट, फिर है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे क्या चलता है।
तो देखो क्या है, हमसे बोला गया कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, मतलब स्टार जो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वो क्यों दिखाई देते हैं? तो पहला ऑप्शन है क्या, स्टार के अंदर कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर स्टारलाइट आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर भी अगर स्टारलाइट आती है तो उससे डिफरेंस नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो जितनी भी लाइट्स आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आ रही हैं, पर उस फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको इतना कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर क्यों फ़र्क पड़ रहा है? तो रीज़न उसका ये है कि जो लाइट रे वहाँ से आती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो एंटर करती है अर्थ के, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर होती हैं। आप समझिए, ये आपका अर्थ है, ये आपका स्टार है, तो यहाँ पर डिफरेंट लेयर हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर होती हैं, और हर लेयर का जो आपका डेंसिटी होती है वो चेंज होती जाती है, और जितनी भी हमारे पास ये लेयर हैं उनकी जो डेंसिटी है वो नीचे की तरफ जाते जाते बढ़ती है। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि लाइट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर डिफरेंट लेयर हमें देखने को मिलती है, आपने खुद से पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर भी। उसके अलावा उस लेयर के अंदर भी लगातार लेयर के बाद लेयर में डेंसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ होते हैं, दैट्स वाई जो डेंसिटी होती है वो नीचे की तरफ इंक्रीज होती हुई चली जाती है। अब जैसे ही लाइट रे वहाँ से आना शुरू करती है तो ये जो डेंसिटी है ना, अब ये डेंसिटी में भी फर्क पड़ता रहता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर हवा चलती रहती है। अब हवा चलती है तो पार्टिकल डिस्टर्बेंस होता है, अब पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से लगातार यहाँ पर जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो डेंसिटी के लगातार चेंज होने की वजह से, लेकिन ऑर्डर वही रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ डेंसर होगा, पर डेंसिटी फिर भी थोड़ी बहुत चेंज होगी और पार्टिकल में डिस्टर्बेंस होता रहेगा। तो लाइट रे जब यहाँ से आएगी तो क्या होता है कि लाइट रे डायरेक्ट हमारी आंखों में नहीं आ पाती है, और कई बार बार उसका रिफ्लेक्शन होने की वजह से कई बार वो इधर उधर हो जाती है, हमारी आंख में नहीं आती है। फिर नेक्स्ट दूसरे ही सेकंड में या उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो अगले टाइम में हमारी आंखों में पहुंचती है। पहले नहीं पहुंची, फिर डिस्टर्बेंस हुआ, फिर से पहुंची, फिर डिस्टर्बेंस हुआ, फिर नहीं पहुंची, फिर पहुंची। इस तरह से हमारी लाइट जो होती है, स्टार से आने वाली लाइट होती है, आंखों में रुक रुक कर आती है। इस वजह से जो स्टार होते हैं हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। रीज़न क्या था कि जो एटमॉस्फेयर था उस एटमॉस्फेयर की वजह से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा था, तो एटमॉस्फेयर के में अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें बोला गया है लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री, some of the light wave are reflected and some are refracted in the glass। मतलब एक ग्लास के ऊपर लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो उसमें से कुछ लाइट रे जो होती है उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है और कुछ लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो जाता है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, यानी कांच हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट आई तो इसमें से मान लो कुछ लाइट जो थी वो रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और कुछ क्या हो गई इसमें से, अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दूँ नॉर्मल, तो कुछ इसमें से क्या हो गई, रिफ्रैक्ट। क्लियर? तो जो टोटल लाइट आई थी तो यहाँ पर इसमें से कुछ रिफ्लेक्टेड थी और कुछ रिफ्रैक्टेड थी, तो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे में से हमें रिफ्लेक्टेड मिली और रिफ्रैक्टेड मिली। क्लियर? तो हमसे पूछा गया है कि दोनों काम तो हो गए, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द सेम फॉर द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्रैक्टेड वेव। तो हमसे बोला है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो ऑप्शंस में दे रखी है उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे या इंसिडेंट वेव और रिफ्रैक्टेड वेव के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन सी दी हैं, स्पीड। तो देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड आपको पता है जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जो ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये रेयर से डेंसर में गई थी तो इसकी स्पीड पक्का कम हुई होगी, यानी चेंज तो हुई होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है, क्या लाइट की रे की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर जा रही है पर डायरेक्शन चेंज होकर वो इस डायरेक्शन में जाने लगती है। क्लियर? तो यहाँ पर डायरेक्शन भी उसकी चेंज होती है, तो ये भी सेम नहीं रहेगी। फिर आता है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस में भी इफेक्ट पड़ता है। देखो यार ब्राइटनेस सिंपल सोचो, इसमें से कुछ लाइट रे इधर चली गई, क्लियर, और कुछ इधर चली गई, तो ब्राइटनेस कम मिलेगी, यानी ब्राइटनेस भी चेंज होगी। यानी अगर लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, ब्राइटनेस भी चेंज होगी। क्लियर? ये तीनों चीज़ें चेंज होंगी, पर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है और फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रहती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो मीडियम के चेंज होने पर लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इवन उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन, उसकी ब्राइटनेस, उसकी वेवलेंथ, ये चारों चीज़ें चेंज हो जाती हैं, पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दे रखा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एफ एंड पोल पी ऑफ द मिरर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमेज इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए हम एक मिरर बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, और फोकस और पोल के बीच जो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है वो देखते हैं। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइट बीम चलेगी या लाइट रे चलेगी जो इस फोकस से होकर चली जाएगी। क्या क्लियर है? ठीक है। और दूसरी जो लाइट रे होगी वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी या इसकी साइड से, इसकी तरफ से आ रही होगी। तो इस डायरेक्शन में से कोई लाइट रे आ रही होगी। कहाँ से? इसकी डायरेक्शन में से। पहला तो बड़ा क्लियर है, एक पैरेलल लाइट रे चलेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर चली गई। क्लियर। दूसरी लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही होगी। कौन सी? इस वाली डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन से जब ये लाइट रे आ रही है तो जैसे ही वो इस पर इंसिडेंट होगी हमारे मिरर पर, तो देखो ध्यान रखना कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से आती है तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है। नॉर्मली मतलब 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है, जिसकी वजह से वो जिस रास्ते से आती है उसी पर वापस लौट जाती है। और जब इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं तो ये लाइट रे दोनों हमको मिरर के पीछे एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पर हमें जब इस तरह से हमने देखा कि जो लाइट रेस थी हमको उन्हें एक्सटेंड करना पड़ा, वो एक्चुअली मिल नहीं रही थी, हमें पीछे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि आगे तो कभी ये मिलती नहीं, आगे की तरफ ये फैल नहीं थी, तो हमें पीछे की तरफ मिलती हुई दिखी। तो यहाँ पर हमें इसकी वर्चुअल इमेज मिलती है। तो ये इमेज कैसी हो गई? हमारी वर्चुअल हो गई। क्लियर। पहला क्लियर हो गया कि वर्चुअल इमेज हो गई। दूसरा, साइज अगर देखो तो इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्टिव साइज से बड़ा हो जाता है, यानी HI ग्रेटर देन HO। अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो देख लो। तो ऑप्शन ए क्या है? द इमेज विल बी वर्चुअल। हाँ, बात तो सही है बिल्कुल। तो इसमें पूछा है हमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं है वो निकालना है। फिर हमें दे, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखो, द इमेज विल बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड। इमेज बड़ी होगी और मैग्नीफाइड होगी। बिल्कुल, इमेज ऑब्जेक्ट ही है, इमेज ये तो बड़ी बनी मिली है हमें। सी है हमारा स्टेटमेंट, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज हमें इन्फिनिटी पर मिलेगी? नहीं, इमेज हमें इन्फिनिटी पर नहीं मिलेगी। इमेज हमें कहाँ मिलेगी? हमारा जो मिरर है उसके बैक साइड में मिलेगी, पर वो इन्फिनिटी पर नहीं मिलेगी, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट हमें मिल चुका है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। डी को भी देख लेते हैं। डी हमसे बोलता है द इमेज विल बी इरेक्ट। बिल्कुल, अगर जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो देखो वर्चुअल के संग में इरेक्ट तो आ ही जाता है, तो अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट तो होगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो के अंदर तो इतना ही। अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और दूसरे हमारे आगे के बच्चों के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, लगातार टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना है। और अगले लेक्चर के अंदर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो चैनल से और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको आगे आने वाली सारी अपडेट मिलती रहें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी में लगे रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।